नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो के साथ में अशोक कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करने जाएंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का। एनसीईआरटी कक्षा 10 के इतिहास सब्जेक्ट का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। राजस्थान बोर्ड के अंदर भी जो नया शैक्षिक सत्र है 2021-22 है ना, उस क्षेत्र के अंदर यही एनसीईआरटी सिलेबस क्या होगा, लागू होगा। इसके अलावा उन राज्यों में जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है उन सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ही उपयोगी होगा और पूरा बुक आधारित कॉन्सेप्ट आपको पूरा करवाया जाएगा। इतिहास की इस बुक्स के अंदर जितना कुछ भी मैटर है उन सारे मैटर को पूरे व्याख्यान के साथ में अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इतिहास की बुक्स कंप्लीट होने के बाद जो राजनीति की है, फिर भूगोल की है, फिर अर्थशास्त्र, ऐसे सारी बुक्स का हम अध्ययन करेंगे। मतलब कि कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। और कोई आपकी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। निसंकोच उस आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा और हर प्रश्न का मैं क्या करता हूँ, आपको पूरी तरीके से रीडिंग करता हूँ। तो हम बढ़ेंगे आपके अध्याय की तरफ। तो पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये यूरोप क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोप क्या है। तो हम जानते हैं कि पूरी धरती वो अलग अलग टुकड़ों में संयुक्त नहीं है, अलग अलग बड़ी धरती के दो भाग है। एक तो भाग है स्थल भाग और दूसरा है जल भाग। तो जल भागों को तो हमने किस में, महासागरों में बांट रखा है। जल भाग को तो किस में बांट रखा है, महासागरों में। और स्थल भाग को हमने महाद्वीपों में बता रखा है ना, महाद्वीपों में बांट रखा है। तो वैसे ही संपूर्ण जो धरती है वो 7 महाद्वीपों में बांटी हुई है और उन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। तो इस पहले चैप्टर के अंदर इसी यूरोप महाद्वीप के अंतर जो घटनाएं हुई वो घटनाएं किससे जुड़ी हुई थी, राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई घटनाएं थी। उन्हीं घटनाओं का क्या देखेंगे, उदय होना, यानी उन्हीं घटनाओं का आरंभ होना हम देखेंगे जो क्या हुई थी, पहली बार यहाँ से प्रारंभ हुई थी। वैसे पहली बार तो नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी समय तक, लेकिन अभिव्यक्ति पहली बार हुई थी, उसी अभिव्यक्ति को देखेंगे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है राष्ट्रवाद आते ही कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किससे कहते हैं, ये कब से प्रारंभ हुआ और क्यों हुआ। तो इसके लिए मैं थोड़ा पहले विवेचन करूंगा, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सिंपल भाषा में हम राष्ट्रवाद कहेंगे तो राष्ट्र या देश के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना हम कह सकते, या दूसरे शब्दों में ऐसा कर देंगे राष्ट्र के प्रति अनन्य प्रेम, यानी अपना निजी हित, निजी स्वार्थ सब कुछ भूल करके राष्ट्र के प्रति ही क्या रखना, पूर्ण भक्ति रखना, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। कैसा वाद कहलाता है, राष्ट्रवाद। अगर इसको मैं थोड़ा बड़े शब्दों में कहूँ, अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो पेन लेकर आप लिख दीजिए कि राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का क्या करती है, वाहक बनती है। तो वो राष्ट्रवादी भावना उसे हम कहेंगे। और वो क्या कहेंगे, जो व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी व्यक्ति कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ जब यूरोप के अंदर लोग क्या करने लगे, अपने राष्ट्र से अनन्य प्रेम करने लगे, राष्ट्र से अनन्य लगाव रखने लगे, अपना निजी स्वार्थ सब कुछ भूलने लगे और राष्ट्र के अंदर इतनी भक्ति करने लगे, यानी राष्ट्र के प्रति इतना वो समर्पित हो गए कि सारे कष्टों को सहन कर, यहाँ तक कि अपने जीवन की भी उन्होंने बलि लगाने को वो तैयार हो गए थे। तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो प्रारंभ के लिए हम जो अगले पार्ट है उसमें देखेंगे। इसका प्रारंभ फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। आज के इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ राष्ट्रवाद, उसकी परिभाषा, उससे संबंधित देखेंगे। तो अभी राष्ट्रवाद कंप्लीट नहीं, मैं इसको और गहराई से आपको एक एग्जाम्पल से दिखाना चाहूँगा। देखो, प्राचीन समय में क्या होता था,
जब सारी जगह पूरे विश्व के अंदर क्या होता था, राजतंत्र होते थे। क्या होते थे? राजतंत्र की स्थापना, यानी मुख्य क्या होता था, राजा होता था। तो प्रारंभिक राजा क्या होते थे, अच्छे होते थे, भले होते थे, वो डरते थे, उनके ऊपर धर्म, व्यवहार है ना आदि का नियंत्रण होता था। राज शासन है ना, राजा के क्या कर्तव्य है उन सब का क्या होता था, उनके ऊपर कंट्रोल होता था। और इसके कारण राजा लोग होते थे वो जनता के हितैषी हुआ करते थे, वो जनता का ख्याल रखते थे, जनता के सुख दुख में उसकी मदद करते थे, उसके हित के कार्य करते थे, उसकी रक्षा करते थे। और इन सभी बातों के कारण जनता अपने राजा से क्या करने लगी, बहुत प्रेम करती थी। और यही क्या था, राष्ट्रवाद था। तो धीरे धीरे वहाँ से राष्ट्रवाद क्या हुआ, उदय हुआ। लेकिन इस अध्याय में जो राष्ट्रवाद पढ़ेंगे वो उस राष्ट्रवाद से क्या है, अलग है, क्योंकि ये राजतंत्र थे। अब उस समय क्या था, कोई भी क्षेत्र की अभिव्यक्ति क्या था, राजा था। तो इसी कारण वो देश ही क्या हो गया, राजा, यानी राष्ट्र एक राजा ही अभिव्यक्ति हो गया राष्ट्र की। तो इसलिए लोग उससे, लेकिन आने वाले समय के अंदर राजा लोग क्या हो गए, राजा लोग बड़े बेईमान हो गए, निरंकुश हो गए, वो जनता पर अत्याचार करने लगे, बेईमानी करने लगे, जनता से अधिक टैक्स लेते थे और खुद ऐश आराम का जीवन व्यतीत करते थे, जनता का कोई ख्याल नहीं रखते थे, जनता के हित के कोई कार्य नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति वर्तमान में हम देखें, जैसे भारत का ही उदाहरण दे दिया, विश्व में जहाँ कहीं भी प्रजातंत्र हैं वहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। तो उस समय तो ऐसा राजाओं को चुना नहीं जाता था। आज भले हम जनता प्रतिनिधि को चुनती है और वो अगर जनता के हित के काम नहीं करते, अगले चुनाव में जनता हटा सकती, लेकिन उस समय ऐसा राजा नहीं होता। हालांकि प्रारंभ के अंदर जरूर राजा का निर्वाचन हुआ करता था, लेकिन बाद के समय में वो शक्तिशाली हो गए तो ऐसा कोई निर्वाचन नहीं होता था, वंशानुगत होने लग गए थे। और जनता उसको क्या करती, जब तक राजा मर नहीं जाता तब तक जनता को तो हटाने का अधिकार नहीं था। और वो राजा जब तक जीता अत्याचार करता और उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनता। तो इस तरीके से जनता उस अत्याचारों में पिसती ही जा रही थी, बड़ी परेशान होती जा रही थी। तो अब वो समय आया जब लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे अत्याचारी राजाओं का, यानी ऐसे राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने का काम किया और देश को एक इकाई के रूप में, जिसमें भौगोलिक चाहे अभिव्यक्ति हो, चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, इन सब के रूप में एक इकाई के रूप में संगठित करने वाले अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और उसके प्रति समर्पण किया। और उसके लिए उन्होंने क्या क्या कष्ट देखे, इन सभी कष्टों का हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ में मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रवादी कौन लोग थे, कब थे और उन्होंने क्यों राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था, जिसकी पहली अभिव्यक्ति हमें कब होती है, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उससे हमें क्या करती है, देखने को मिलती है। अब हम इस चैप्टर को, इस जो इसके अंदर एक फ़ोटो दिया गया, इस फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये फ़ोटो के नीचे आपको स्पष्ट रूप से आप लिखा हुआ उस चीज़ को आप देख लीजिए। ये किसने बनाया है, ये चित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने क्या किया, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का 56 राष्ट्रों के साथ में एक संधि है 1848, उसके बारे में किया था। मतलब क्या था, ये जो फ्रांसीसी कलाकार था, ये जो फ्रेडरिक सोरियो था, ये क्या था, फ्रांसीसी कलाकार था। इसने एक 4 चित्रों की क्या बनाई, या 4 फोटो की एक श्रृंखला बनाई थी। और उसी में से उसने एक अपना जो सपनों का एक संचार रचा, जिसे उसके शब्दों में उसने क्या किया, प्रजातांत्रिक या इसको कह सकते हैं जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनाया गया था, जिसकी अभिव्यक्ति इस फोटो के अंदर हम देखेंगे, जिसको उसने कल्पनादर्श या यूटोपिया आदि के नाम से कही थी। जो हम ऐसा मान सकते हैं, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि जिसका व्यवहार में साकार होना संभव ही नहीं है ना। तो ऐसी बात थी। तो उस बात में तो देखो, प्रजातंत्र में तो आप जानते हो, नहीं जाना है तो मैंने कक्षा 10 का पिछला चैप्टर वो पूरा इसी पर आधारित, वहाँ जाकर देख लीजिए। फिर भी थोड़ा यहाँ प्रजा मतलब जनता, यानी तंत्र मतलब क्या, शासन, जनता का शासन, जनतंत्र भी वही होगा। तो प्रजा का शासन और सामाजिक यानी समाजों का, यानी समाजों के अंदर देखो, गणराज्य के अंदर क्या होता है, जैसे विभिन्न समाजों के मुखिया मिलकर के क्या करेंगे, अपने में से किसी एक को क्या बनाएंगे, मुखिया बनाएंगे और शासन चलाएंगे उसके नेतृत्व में। तो वैसे क्या थे, गणतंत्र थे। तो यहाँ गणतंत्रों की स्थापना की जाएगी जो प्रजातांत्रिक यानी जनता की इच्छा पर होगा और विभिन्न समाजों से उससे रिलेटेड होंगे, जिसमें इसी फोटो में उसी की ही तो अभिव्यक्ति की गई है।
उसी अभिव्यक्ति को मैं यहाँ आपको अंकित करवाऊँगा। थोड़ा सा मैं पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो इस फोटो के अंदर सबसे पहले आप मूर्ति देखते हो, ये किसकी मूर्ति है? नारी रूपक की। देखो ऐसा क्यों है ना, क्यों है ऐसा? नारी रूपक ही क्यों दिया गया, यानी यहाँ पर जितने भी देखो सभी उम्र के, चाहे सामाजिक वर्गों के ये व्यक्ति है जो क्या है, स्त्री पुरुष सभी एक लंबी कतार के अंदर है। और ये जो प्रतिमा है ये किसकी है? ये एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है और इसकी वंदना कर रहे हैं। इसकी क्या कर रहे हैं? वंदना, यानी इसकी प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, इसकी स्तुति कर रहे हैं वो लोग। इसकी स्तुति करने के लिए वो जा रहे हैं, या पूरी लाइन ये पंक्ति देख रहे हैं इसके लिए जा रहे हैं। कुछ आगे बढ़ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ पीछे, ये पूरी लाइन व्यक्ति। ये कोई हकीकत नहीं है, ये जो सौर्यू है इसके दिमाग की उपज है, जो अपना कल्पना आदर्श यूटोपिया, यानी जो एक काल्पनिक जो राज्य है उस राज्य की जो बात करता, जो आदर्श पर आधारित है, तो उसके अंदर इसने विभिन्न अभिव्यक्ति के माध्यम से इसने दिखाने का प्रयास किया। अब आगे जो चैप्टर आएगा जो और राष्ट्रवाद, उसमें क्लियर होगा पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट, और सबके अंदर फिर हम फ्रांसीसी क्रांति, इटली, जर्मनी का एकीकरण, वो सारा कुछ देखेंगे। और उसमें भी देखेंगे कि फिर ब्रिटेन का भी देखेंगे। सब के अंदर जो नारी रूपक है उसको मुख्य। अब देखो नारी रूपक ही क्यों चुना? जैसे हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय फिर मारियाना को चुना गया, वैसे जर्मेनिया को चुना गया, इंग्लैंड की जो हुई थी ब्रिटानिया को चुना गया। तो ऐसे नारी रूपक ही को चुना गया। देखो नारी आदि शक्ति है। देखो सृष्टि की हम जब रचना पढ़ते हैं ना, रचना के अंदर क्या होता है, ये सारी सृष्टि बनी किससे? पुरुष और प्रकृति के संयोग से बनी। किसकी? पुरुष और प्रकृति के संयोग से बनी। प्रकृति यानी जो स्त्री, और पुरुष यानी जो पुल्लिंग जो हम कहते हैं, जिसको आदमी वगैरह कह सकते हैं, वही। तो इन दोनों के संयोग से बनी है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है? प्रकृति ही क्या है? जन्मदाता है, पालन पोषण करता है। आप देखते हो, आप घर परिवार आस पड़ोस में पुरुष तो उतनी संतानों से लगान नहीं रखता या केयर टेकर, हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, ठीक है ना, जो पौराणिक बातों के आधार पर। तो अधिकतर उनका लगाव जितना लगा, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, या न तो पुरुष की आलोचना कर रहा हूँ न स्त्री की आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन जितना स्त्री अपनी संतानों से लगाव, आदर, प्रेम रखती है, हालांकि इसके अपवाद भी आपको मिल सकते हैं, वो अलग बात है, उतना पुरुष नहीं रख सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मनु का। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर, या वैसे हिंदू तो कोई धर्म नहीं, एक विचारधारा है, इसके अंदर जो आदि पुरुष मनु को माना जाता है। इसको माना जाता है मनु को। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक बार जब उसकी पत्नी क्या होती है, मायके चली जाती है अपने पति की आज्ञा के बिना, तो वो उसको बच्चों सहित छोड़ देता है। किसके सहित? बच्चों सहित छोड़ देता है। अब कसूर किसका था? कसूर तो मनु किसका था? उसकी पत्नी का था। तो उसने, मनु ने सजा पत्नी के साथ किसको दे दी? बच्चों को दे दी। तो इसी बात से आप समझना कि आखिर नारी रूपक क्यों दिया गया, क्योंकि आखिर उनका आज जैसे पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या करती हैं, उसकी माँ बच्चों को बड़ा कर देती है, कैसे भी करके पालन पोषण कर देती है। लेकिन अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष क्या करता? दूसरी ले आता है, और उन बच्चों के लिए वो, जब माँ दूसरी आती तो बाप क्या हो जाता है? तीसरा बन जाता है। इसका रूपक प्राचीन समय से हम देखते हैं। आपने हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया? नहीं किया तो हम देखेंगे, 12वीं वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा तब उसमें हम देखेंगे इतिहास के अंदर, वहाँ भी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। जितनी भी मूर्तियाँ हुई मात्र सत्तात्मक मूर्तियाँ प्राप्त हुई। और मंदिर देखते हैं ना, मंदिर का जो मंदिर की संरचना है ना, वो संरचना कैसे बनी है, वो संरचना भी किस आधार पर, आज मैं सारा कुछ इसमें करूँगा डिस्कस। तो वो मंदिर वाला जब पाठ करूँगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगा पूरा मानचित्र के माध्यम, वो नारी रूपक के आधार पर ही है, सारी नारी के ऊपर ही है उसके अंदर मंदिर की संरचना। और जो मंदिर के अंदर जहाँ देवता की मूर्ति, उसको गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह का मतलब है ये उत्पादक शक्ति है। क्या है? उत्पादक शक्ति है। तो उत्पादक शक्ति कौन है? नारी है। आखिर इस सृष्टि की प्रजनन शक्ति कौन है? नारी है। और पालन शक्ति भी कौन है? नारी है। तो इसलिए इस सारे परिदृश्य के अंदर जो किसको रूपक किया गया, वो स्त्री रूपक किया गया। किसका निरूपण किया गया? स्त्री रूपक के रूप में दिया गया है। महिला का रूप प्रदान किया गया। हमारे यहाँ क्या, भारत के अंदर देखो, भारत माता की वंदना की है ना, तो आदर्श रूप किसको? माता को ही दिखाया गया। तो अब आपके अंदर
स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आखिर नारी रूपक ही हर जगह हर संघर्ष के अंदर प्रेरणादायक के रूप में क्यों दिया गया। तो इसका यही वक्तव्य, अब इसको हम आगे देखेंगे। अब इस फोटो के अंदर क्या उस बात को देखेंगे, इस श्रृंखला के अंदर क्या ये लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ये सभी उम्र के यानी छोटे बड़े स्त्री पुरुष सारे ये लंबी कतार में इस स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, जो नारी रूपक है, इसकी वंदना करने के लिए, इसकी स्तुति करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हमें आगे पढ़ेंगे, जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तब भी कलाकारों ने स्वतंत्रता को एक महिला का ही रूप प्रदान किया। हमारे भारत के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, भारत माता की रचना की, वैसे ही भले आगे चल करके उसका और भी विकास हुआ था। तो इसमें क्या देखेंगे, यहाँ भी ज्ञानोदय की ये महिला प्रतिमा है। इस प्रतिमा की मसाल ये इसके हाथ में है, यहाँ पर मसाल को पहचान सकते हैं जो इसके हाथ में, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का क्या है, घोषणा पत्र। ये यहाँ इस वाले हाथ में आप देख सकते हो, ये क्या है, मनुष्य के अधिकारों का। मतलब इसने ऐसे राज्य की शौर्यों ने कल्पना की जिसके मानव के एक तो ज्ञान की, ज्ञानोदय मतलब ज्ञान के उदय की मसाल हाथ में लिए हुए, मसाल लिए हुए हैं, यानी ये उद्घोष कर रही है ज्ञान का। और दूसरे हाथ में मनुष्य जब होता उसके कुछ अधिकार होते हैं जो बाद में हम देखते हैं विभिन्न, जैसे अपने देश के संविधान के अंदर भी अपने को क्या किए गए, कुछ अधिकार प्रदान किए गए। और वैसे ही अधिकार प्रारंभ के अंदर फ्रांसीसी क्रांति से निकले अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम थे उससे निकले मौलिक अधिकार। तो ऐसे ही अधिकारों की बात इस चित्र के अंदर अभिव्यक्त हो रही है, उनका घोषणा पत्र है। फिर इस प्रतिमा के सामने जमीन पर क्या है, यहाँ देख सकते हो आप, ये जो पड़े हैं ना यहाँ पर, ये क्या है, ये जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वंस अवशेष बिखरे हुए। जो मैंने पहले राजतंत्र वगैरह के बारे में आपको बताया ना, वही तो बात है। जो राजा लोग क्या हो गए थे, निरंकुश हो गए थे। कुछ ऐसी शासन सत्ताएं भी आ गई जो क्या होगी, निरंकुशता पर। जो आगे पढ़ेंगे हम, बहुत सारे हिटलर मुसोलिनी वगैरह ऐसे व्यक्तिवादी भी बहुत सारे, लेकिन उस समय तो राजतंत्र थे। तो वैसे ही तो इन्होंने पहले ही कल्पना की ऐसे निरंकुश लोगों की। अब निरंकुश लोग क्या होता है, अब ऐसा या निरंकुशवाद हम कह सकते हैं, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो। इसको जब हम विभेद करेंगे तो निर्धन क्या होगा, निर्धन फिर अंकुश प्लस क्या होगा पीछे ये वाद, इस शब्दों से निर यानी जिसके ऊपर किसी प्रकार का क्या हो, बंदिश नहीं हो, अंकुश नहीं हो इसके पास। तो ऐसी सत्ता, और इतिहास में राजशाही सरकारों को कैसी सरकार कहा गया, निरंकुश सरकार कहा गया है। जो क्या हो, अत्यंत क्या होती है, केंद्रीकृत होती है। मतलब सारे शासन अपने हाथ में रखनी है। जो वर्तमान अपने सरकारों में कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका विभेदीकरण करते वो नहीं पाया जाता। वो सारा एक ही व्यक्ति में। आप देखिए ना, राजतंत्रों के अंदर क्या था, राजा ही क्या था, व्यवस्थापिका थी। राजा ही न्यायाधीश होता था सर्वोच्च, और राजा ही क्या थी, सर्वोच्च व्यवस्थापिका थी। यानी राजा के बोल ही क्या होते थे, कानून होते थे, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हो या अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हो। और सैन्य बल का भी सर्वोच्च सेनापति कौन होता था, राज्य, यानी सैन्य बल पर वो अधिकार आधारित होती थी और दमनकारी होती थी। जैसे बाद में हम देखते हैं भारत के अंदर अंग्रेज सरकार थी, या फिर नेपोलियन वगैरह थे। नेपोलियन तो चलो अपने देश में तो उतना नहीं था, लेकिन हम हिटलर और मुसोलिनी का इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं। तो वो किस तरीके से दमन करते हैं। तो ऐसी सरकारों को निरंकुशवाद के नाम से जाना जाएगा। यानी जिस के ऊपर जिसकी बात को कोई काट नहीं सके वो निरंकुश होता है। जिसको कोई रोक नहीं सके, भाई आपने ये गलत कर दिया, नहीं कोई नहीं कह सकता। राजा को ऐसा कहते फांसी होती थी सीधी। और कहा क्या, निरंकुश लोग भी ऐसा करते, आज एक ने आवाज़ उठाई, कल 10 लोग आवाज़ उठाएंगे, सारे लोग विद्रोह हो जाएंगे। तो इस आधार पर ऐसी शासन व्यवस्था उनकी बातों को क्या करती थी, दबा दिया करती थी। ठीक है, तो वही यहाँ दिखाया गया कि ऐसी संस्थाएं अब अस्तित्व में नहीं रहेगी। अब किस पर आधारित होगी, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र पर आधारित जो व्यवस्थाएं वो रहेगी।
उसकी यहाँ पर बात कि सोर्यू का ये कल्पनादर्श यूटोपिया, मैंने पहले ही कहा था यूटोपिया राज्य की ये बात हो रही है। एक ऐसे समाज की कल्पना हो रही जो इतना आदर्श है कि जिसका साकार होना लगभग संभव नहीं। ये पूरा पार्ट आपको दिखाऊंगा तो ऐसे कभी संभव ही नहीं है। उसे यूटोपिया ही एक कल्पनादर्श, जैसे आप रात को सपने में देखते हो, कभी राजा बन जाते हो, है ना, इतनी मेरे रानियाँ थी, इतने महल थे, इतने सेनापति आगे हाँ हुजूर करने वाले हैं, कितना ऐसा आराम का जीवन, कितने 36 प्रकार के व्यंजन खाता हूँ, सारी कुर ऐसा आराम भोग विलास की ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन ऐसा करते करते फिर सपन होता है तो क्या होता है ना। एक मैं उदाहरण और भी आपको, अच्छी बात मुझे याद आ गई। जैसे एक व्यक्ति था, बड़ा गरीब था। अब गरीब के व्यक्ति के अंदर हमेशा जब सड़क पर जाता था तो ऐसे ही देखा करता था गाड़ी वगैरह, मेरे भी क्या हो एक ऐसी ही गाड़ी हो। तो ऐसे एक बार वो रात को सोया हुआ था। अब गरीब ज़्यादा था, गाड़ी तो खरीद नहीं सकता, लेकिन जब रात को सोया हुआ था सपन आया। सपन के अंदर क्या हुआ कि सपन के अंदर उसको ऐसा आया कि मैंने आज ये क्या कर लिया, एक रिक्शा खरीद लिया था, है ना, और मैं रिक्शा लेकर सवारी वगैरह भरकर बहुत तेज़ गति से जा रहा था। और तेज़ गति से जा रहा था तो इतने में सामने एक सांड आ गया। तो मैंने क्या मारे, ज़ोर से ब्रेक मारे। क्या मारे, ज़ोर से ब्रेक मारे। और थोड़ी देर से जब नींद खुली तो क्या था, जो फटी पुरानी ओढ़ने का जो बिस्तर था, जो गूदड़ था, उसको फाड़ दिया। वो जितना ज़ोर से ब्रेक मारा उसके अंदर सपन में क्या मारा, ज़ोर से लात मारी और अपने उस ओढ़ने वाले बिस्तर गूदड़ को क्या कर दिया, उससे पेड़ आर पार हो गए। और सर्दियों का मौसम था, यानी जो एकमात्र ओढ़ने का साधन था वो भी क्या हो गया, तोड़ दिया। तो ऐसा आदर्श था जो कभी हकीकत में नहीं आया था। तो वही इसके अंदर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। और इसके अंदर क्या है, दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के अंदर समूह में बंटे हुए, है ना। तो अलग अलग समूह में क्या है, विभिन्न प्रकार के ये राष्ट्रों के लोग बंटे हुए। उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रों के अंदर हैं और किस तरीके से ये अलग अलग बंटे हुए हैं। और इनकी पहचान किससे होती है, इनकी कपड़ों से। और इनकी जो राष्ट्रीय पहचान है, जो इनके अपने देशों की राष्ट्रीय पहचान है, उन पहचान से हो रही है। सबसे देख रहे हो ये अलग झंडा, ये अलग झंडा, ये इधर ये किसका झंडा है, ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जो ये मूर्ति है, ये जो स्वतंत्रता की मूर्ति, इससे कहीं आगे ये दोनों झंडे, एक तो इधर वाला और एक ये वाला, ये दोनों झंडे दिख रहे। अब ये वाला झंडा तो अमेरिका का है, यूएसए का। और ये झंडा है ना, ये किसका है, स्विट्जरलैंड का है। किसका है, स्विट्जरलैंड का झंडा है, ठीक है। जो उस समय की, यानी जब ये लेखक ने जब ये फ़ोटो बनाया था सोर्यू ने, उस समय तक वो क्या हो चुके थे, राष्ट्र राज्य बन चुके थे। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से पहले पहले अमेरिका क्या हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। और स्विट्ज़रलैंड भी उस समय के राष्ट्र राज्य बने हुए थे। और जो फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी लोग उसको तिरंगे झंडे से, ये वाला झंडा तिरंगा, ये 1 2 और 3 रंग ऐसे। हमारे झंडे के अंदर रंग कैसे, ऐसे हैं 3 लाइनों में, ठीक है ना, इस टाइप से। और जबकि इनके अंदर क्या है, 3 खड़े झंडे। ये फ्रांस का झंडा था, जो उस समय की फ्रांसीसी क्रांति था उसका तिरंगा झंडा है। यानी इसके बाद ये लोग फ्रांसीसी लोग हैं ना, तो ये चल रहे हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं। जो क्या है, इस जो प्रतिमा है या इस मूर्ति कह सकते हैं, इसके पास में अभी अभी आए हैं अमेरिका और स्विट्जरलैंड के आगे चल गए। मतलब ये ऐसा इसने रूपक बताया है कि ये तो देश क्या बन चुके, राष्ट्र बन चुके हैं। और जबकि फ्रांस अभी राष्ट्र बनने वाला है, यानी फ्रांस के अंदर तो, इन स्विट्जरलैंड और अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर तो राष्ट्रवादी भावनाएं आ चुकी और वो राष्ट्र बन चुके। और जबकि फ्रांस अभी राष्ट्र बनने में है, यानी उन लोगों के अंदर अभी राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा हुई है, जगी हैं लोगों के अंदर। और उसके पीछे ये वाला झंडा आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आगे के पोजीशन आप समझ सकोगे। ये वाला झंडा देख रहे हो ना, ये झंडा किसका है, ये झंडा है जर्मनी का। किसका है, जर्मनी के लोगों का है, ठीक है ना, जर्मन लोगों का। जो काला, लाल और सुनहरा झंडा, ये 3 कलर है इसके, काला, लाल और सुनहरा झंडा। और इसमें से सबसे बड़ी मज़ेदार दिलचस्प बात ये है कि जिस समय सोर्यू ने ये फ़ोटो बनाया था या छवि बनाई थी, उस समय
जर्मन लोग तब तक एक कोई संयुक्त राज्य का हिस्सा नहीं थे, अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए थे। इसी अध्याय के अंदर हम आगे देखेंगे इसका एकीकरण, तो सारा कुछ उसके बारे में हम समझेंगे अलग अलग राष्ट्रों के अंदर। फिर भी इसने क्या किया, शौर्यों ने उसे एक राज्य के रूप में, मतलब कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की एक भौगोलिक अभिव्यक्ति उस समय भी वहाँ के लोगों के जहन के अंदर थी। अगला इससे आगे देखेंगे, अगली छवि किसकी है, ठीक है। और जो ये एक बात और बता दूं, जर्मनी के जो लोग ये झंडा लिए हुए, थामे हुए, यानी उठाए हुए हाथ के अंदर, वो क्या था, जो बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जर्मनी के अंदर 1848 की जो उदारवादी जो उम्मीदें थी, उदारवादी जो वहाँ का तंत्र स्थापित हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक क्या जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित होने की क्या थी, चाह थी, जो आगे हम देखेंगे। और जर्मन लोगों के बाद हो गया, जर्मन हो गया, ठीक है। और जर्मन के बाद हम देखते कर्मस कौन से, ये जो झंडा है ये ऑस्ट्रिया का, किसका है, ऑस्ट्रिया का है। उसके बाद में आगे हम जो देखते हैं, ये दो झंडे पास पास में हैं, ये क्या है, दो सिसिलियों की राजशाही है। कौन सी हैं, दो जो सिसिलियाँ हैं उसकी राजधानी, ये क्या है सिसिलिया, ये तो आगे हम देखेंगे, अगले पार्ट में अपलोड हो जाए। उसके बाद ये आगे ये लोम्ब्रांडिन, फिर आगे इंग्लैंड, इंग्लैंड से आगे आयरलैंड, फिर आगे रूस, इस तरीके से यूरोप के जो विभिन्न देश है उन देशों के यहाँ पर नागरिकों को अंकित किया गया। ये सारे आगे पीछे ऐसे झंडे लेकर के आ रहे हैं जितने भी देश हैं। फिर अब ऊपर वाला हम पोजीशन देखेंगे, इधर वाला, ये इस पोजीशन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ऊपर स्वर्ग, ये स्वर्ग का आवरण है पूरा सा, यहाँ स्वर्ग का दृश्य यहाँ पर अंकित किया गया कि भाई इतना अद्भुत कार्य होगा तो स्वर्ग के देवता लोग क्या पीछे रहेंगे। इसमें ये देख रहे, ये ईसा मसीह है ना, ये इनका जो पूरा ये राज्य के ईसा मसीह है, ठीक है। इनके पास में ये इनके जो भी जो फरिश्ते वगैरह ये कहते हैं, वो अपने क्या, ये देखो इनके मुख में वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, यानी जो इन लोगों को जो ऐसे प्रतिमा का कर रहे, तो इनको क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। तो इन लोगों को क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। और फिर इधर ये जो फोटो इस साइड में इधर आप देखते हो, ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं, संत और फरिश्ते हैं। ये भी इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि धरती के लोग कैसे, मतलब क्या है कि इस तरीके से एक ये आदर्श है, लेकिन एक बहुत अच्छी इसमें समझाइश छुपी हुई है कि जिसके पीछे ये दृश्य क्या है कि लोग इस तरीके से संगठित हो रहे हैं। तो जो ईसा, जिसको ये भगवान मानते, अपना जो इसका परमेश्वर मानते, वो परमेश्वर भी हमारे कार्यों पर नज़र गड़ाए हुए, और बाकी लोग भी जो वहाँ के संत फरिश्ते जो पहले इनकी मान्यता में हुए, वो भी गड़ाए हुए कि वास्तव में हमारी संतानें कैसा काम कर रही हैं, है ना, यानी बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो कैसे, जिसमें प्रेम भाईचारा चदासार होगा, ऐसा राज्य होगा तो क्या होगा, आपस में प्रेम भाईचारा चदासार होगा, आपस में कोई टकराव नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति इस के माध्यम से क्या है की गई है। यानी मतलब क्या है, इस पूरे चित्र की एक ही अभिव्यक्ति है कि दुनिया के राष्ट्रों के बीच में क्या है, भाईचारा स्थापित किया जाए। और फ्रांसीसी क्रांति में देखेंगे तो क्या है, भाईचारे से तो संबंधित है, बंधुत्व की भावना किससे संबंधित, इसी से तो थी, भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम, ये सारी बातों की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से की गई। और बिल्कुल इसका थोड़ा सा भी अंश वर्तमान आप देखते हो कि यूरोपीय देश ही सबसे ज़्यादा है, उनमें कहीं इंसानियत नहीं है। जैसे वर्तमान कोविड-19 फैला हुआ है तो सभी देश कमाने में लगे हुए हैं, जबकि अपना देश जिस समय पूरा विश्व के देश कोरोना के टीके के कारण क्या थे, उनके पास वैक्सीन नहीं थी, तो हमारे देश ने उन देशों को मुफ्त में दे दी। भले ही आज हमारे देश में कमी हो, लेकिन हमारा देश ऐसी भावना वास्तव में मानता है, हम पूरे विश्व को एक क्या करते हैं, परिवार मानते हैं। इन्होंने तो उस समय पूरे यूरोप को एक करने का, एक परिवार करने का कार्य किया था, ठीक है। फिर इससे आगे देखते, इसकी बाद में आप पढ़ना चाहो तो ये वैसे इन शब्दों को मैंने सारा बता दिया। इधर ये निरंकुशवाद है और इधर ये विशेषताएं। अब इससे आगे थोड़ा मैं आपको यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने आपको क्या कर दिया है, समझा दिया ये वाली बात, ये भाईचारे तक। फिर क्या है इस अध्याय में, और क्या, और कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति क्या है, शौर्यों ने की। ये आगे आगे हम देखेंगे। 19वीं सदी के दौरान, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ आपको आराम से दिखे।
19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी क्या ला दिए परिवर्तन, और इन परिवर्तनों से अनंत यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य स्थापित हुआ। कैसा राज्य स्थापित हुआ? बहुराष्ट्रीय वंशीय, मतलब अलग अलग राष्ट्र थे, अलग अलग वंशों के ऊपर आधारित थे, उनकी जगह क्या हुआ? राष्ट्र राज्य हुआ। चाहे वो इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस था, या फिर इटली था, जर्मनी था, तो ऐसे अलग अलग राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जो आगे इसी के अंदर इटली और जर्मनी का तो हम और फ्रांस का देखने वाले। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। जैसा हमारे देश में भी देख सकते हैं, अपना राजस्थान ही ले लो पूरे भारत का, क्योंकि 19 उस समय रियासतें थी, तो ऐसे ही अलग थे। तो उस समय भी इन देशों के अंदर ऐसे ही अलग छोटे छोटे क्या थे? राष्ट्र, जिसको बहुराष्ट्रीय वंश यानी विभिन्न वंशों के आधार पर थे, और वो फिर क्या हुआ? राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित हुए थे। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान, साझा का मतलब सामूहिक पहचान, उनकी एक पहचान होगी। जैसे हम जाते हैं अपने यहाँ तो बंटे हुए ना, कोई क्या कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, कोई कहता मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी हूँ, वैसा हूँ। और लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब बाहर जाएंगे ना विदेश के अंदर, तो वहाँ क्या कहलाएंगे? ये भारतीय, ये इंडियन है। तो हमारी क्या है? सबकी एक साझा पहचान बन जाती है, वहाँ कोई आपको अलग से नहीं कहेगा। तो वैसे ही साझा मतलब सामूहिक पहचान, जो सभी एक की क्या सामूहिक पहचान का इनमें भाव था, साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। जैसे अपने देश का है, उनका भी क्या है? साझा इतिहास, साझी विरासत। वैसे भी ये अपने जो यूरोप का एक साझा इतिहास और साझा विरासत की भावनाओं को यहाँ पर क्या करते थे? अभिव्यक्त करते थे। और साझेपन की भावना ये अनंत काल से नहीं थी, पहले नहीं थी यूरोप में। ये संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। ये 19वीं शताब्दी के बाद ही आपस में जब यहाँ की ताकतों के बीच में संघर्ष हुआ, यहाँ की व्यवस्थाओं के बीच में टकराव हुआ, तब जा कर के ये आई थी। और इस अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर भी क्या होगा? प्रकाश डालेंगे, जिनसे 19वीं सदी में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की अस्तित्व में आए। ये सारे के सारे पॉइंट हम आगे देखने वाले। पूरा राष्ट्रवाद को हम अलग से और स्पष्ट तरीके से हम क्या करने वाले? समझने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर राष्ट्र क्या है। एक व्यक्तित्व है फ्रांसीसी दार्शनिक है अर्नेस्ट रेनन। उन्होंने क्या कहा राष्ट्र के बारे में? उन्होंने क्या बात कही थी, उन्हीं बात को समझेंगे। 1823 से 1892 तक का इनका समय रहा था। ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दी एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ प्रस्तुत की। बाद में ये व्याख्यान एक निबंध के रूप में छपा, जिसका ये फ्रांस की भाषा में, जिसका मतलब होता है राष्ट्र, व्हाट नेशन, यानी राष्ट्र क्या है। तो उसकी इन्होंने क्या किया? इस निबंध में रेनन ने अन्य लोगों द्वारा प्रशासित इस विचार की आलोचना की कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र, मतलब राष्ट्र की आज भी देखते हैं एक रूढ़िगत ये जो परिभाषा है, जिसके अंदर राष्ट्र उसको माना जाता है जिसकी क्या हो? एक समान भाषा हो, वहाँ एक समान नस्ल के लोग रहते हो, एक समान धर्म को मानने वाले लोग, और एक समान वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे अपना भारत देश लेते या और भी कोई यूरोप के तो कई ऐसे राष्ट्र, या फिर अफ्रीका महाद्वीप के कुछ ऐसे राष्ट्र हो सकते हैं जिनमें ये विशेषताएं हो सकती है छोटे राष्ट्रों के अंदर, लेकिन बाकी नहीं। हमने कितनी भाषा के लोग रहते हैं, कितनी नस्ल के, धर्म के। तो इस बात की रेनन ने आलोचना की कि ये एक रूढ़िवादी विचारधारा है, जबकि जो राष्ट्र है इससे एक अलग अभिव्यक्ति है। वो क्या है? रेनन ने क्या विचारधारा दी, उस विचारधारा को हम यहाँ देखेंगे। रेनन ने क्या किया कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है ना। जैसे कोई भी देश, अपना भारत बंदे, कितने संघर्षों को हमने, संघर्षों के बाद यहाँ राजतंत्र, फिर अंग्रेजों का शासन, उनको हमने हटाने का कितना संघर्ष किया, और उसके बाद आज चल करके हमारा क्या हुआ? राष्ट्र, यानी लंबे प्रयास। इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ा, लोगों ने अपने जीवन की भी क्या दी? बलिदान दे दिया, और सब कुछ छोड़ करके इस देश के प्रति निष्ठा ही तो क्या है? राष्ट्रवाद है। और ऐसी जब निष्ठा की भावना अपने लोगों के अंदर पैदा हुई, आगे पूरा अलग से एक चैप्टर भी है भारत का राष्ट्रवाद, उसमें भी पूरा पढ़ेंगे हम। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ समय, और महान पुरुषों ने जिन्होंने क्या किया? कार्य किया, उनके नाम और गौरव
में वो सामाजिक पूंजी जिस पर एक राष्ट्रीय विचार क्या है आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, यानी अतीत यानी बीते हुए समय समान एक जैसे गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे और काम करने की इच्छा, एक ऐसे जनसमूह होने के लिए है सब क्या है जरूरी चीज़ें, और यही क्या है राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। और अतः राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है, मतलब ये शॉर्ट में कहा कि राष्ट्र क्या एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला क्या है जनमत संग्रह है। रोज होने वाला क्या है जनमत संग्रह। अब देखो जनमत संग्रह क्या है, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण, यानी एक प्रत्यक्ष जो मतदान है जिसके द्वारा क्या किया जाता है एक क्षेत्र के सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहना है ना। मतलब ऐसा होता है जनमत संग्रह, जैसे अपनी अभी इंग्लैंड के अंदर हुआ था कि इंग्लैंड को या ब्रिटेन कहता उसको, इंग्लैंड अगर यूरोपीय यूनियन में रहेगा या नहीं, तो वहाँ के लोगों ने इस पर अपना मत व्यक्त किया। जनमत संग्रह का मतलब जनता अपना क्या देगी मत देगी, अपना विचार देगी कि उसको वो जो विचार उसके सामने रखा गया उससे वो स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। बस उसके सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, हाँ या ना में उसको जवाब देना। तो वही क्या होता है जनमत संग्रह, जिसमें जनता प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट तरीके से जनता भाग लेती है। प्रांत उसके निवासी है, अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह है निवासी ही है, यानी वो अपने देश के निवासियों की सलाह लेगी। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो वो राष्ट्र होता है जो किसी के ऊपर कब्जा नहीं करता। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये यूरोप के लोग ही नहीं मानते जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य कितना बड़ा फैलाया, और आज उसका नया रूप है ना, नया औपनिवेशिक रूप है, भले व्यापार के रूप में किसी रूप में आज भी इन देशों पर आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं ये राष्ट्रों का अस्तित्व में होना, और एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक और ज़रूरत है जिसका होना स्वतंत्रता की क्या है गारंटी। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप होता, मतलब स्वतंत्रता क्या हो जाती ख़त्म ही हो जाती, समाप्त ही हो जाती। लोप होना मतलब समाप्त होना। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्र क्या एक सामूहिक अभिव्यक्ति, किसकी सामूहिक अभिव्यक्ति, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उस राष्ट्र के अंदर, उस भौगोलिक इकाई के अंदर। तो आज के चैप्टर में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करेंगे। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल का प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।